नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूँ और रवि भवन परिसर में हमारी जो मुलाकात है वो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है महमूद प्राचा सर उनसे हुई है। हम जानना चाहेंगे सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो और आज जो महाबोधि महाविहार का जो एक प्रोग्राम बेजनबाग में रखा है उसमें आप प्रवक्ता करके आए हो, क्या बताना चाहोगे? नहीं, हम यही बताना चाहते हैं। मैं अपने आप को एक ईमान वाला अम्बेडकरवादी कहता हूं। तो मेरे दो तरीके से, एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फॉलोअर होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी में मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध धर्म को मानते थे। तो बुद्ध धर्म के साथ अगर कोई भी अत्याचार या अनाचार होता है तो हर एक अम्बेडकरवादी को उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। एक तो मेरी ये जिम्मेदारी है। दूसरी, जो मनुवाद इस देश में दो ही वाद है, मैं बार बार बताता हूँ, एक मनुवाद और उसके सामने अम्बेडकरवाद। तो जो अम्बेडकरवाद है वो इंसाफ, बराबरी, इज्जत, भाईचारा, बंधुता को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ इसकी जो सारी विपरीत मानसिकता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस हैसियत से भी, और तीसरी हैसियत से ये भी कि संविधान के विरुद्ध, संविधान की एक प्रकार से धज्जियां उड़ा के महाबोधि बुद्ध विहार में नाजायज कब्जा है। एक तरह से अपराध कंटिन्यूअसली चल रहा है, 1000 साल से ऊपर से चल रहा है और उसको एक कानूनी तरीका भी दे दिया गया, उस पर कानूनी मोहर 1949 में लगा दी गई। तो इतना बड़ा अत्याचार, और उससे पहले 1925-26 में भी लगाई गई थी। तो ये इतना बड़ा अत्याचार है आजादी के बाद भी। तो मैं ये समझता हूँ जो आजादी कंटिन्यूअसली एंजॉय करें हम सब, उसके लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा है। उस संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ जाके ये कब्जा आज भी चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये देश के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है। मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय तो आज भी ईवीएम की मशीनों को और पेपर बैलेट को मानता हूँ कि जब तक ईवीएम की मशीनों से चुनाव होगा तो ये सारे अत्याचार अनाचार होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर सबसे बड़े विषयों में से कोई विषय आता है तो वो महाबोधि महाविहार का विषय है। लेकिन इसको भी हल करने के लिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, एक बार अब ये मशीनों द्वारा चुनी गई सरकारें नहीं, अगर कोई लोगों द्वारा चुनी गई सरकार आई तो सबसे पहले अगर किसी केस का निस्तारण होगा तो वो महाबोधि बुद्ध विहार का ही होगा। जो अत्याचार हो रहा है उनको कान पकड़ के वहां से निकाला जाएगा और सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग वो ही इस वहां का मैनेजमेंट करेंगे और वही दुनिया को बताएंगे कि गौतम बुद्ध की असली आवाज, असली बात क्या थी। ये वही उन्हें ही बताने का, उन्हीं को ज्ञान है, उन्हीं को बताने का अधिकार भी है। और वो ज्ञान ना फैल पाए इसीलिए बाबा साहब से भी सबसे बड़ी दुश्मनी जो मनुवादी रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं। और दीक्षा भूमि का भी कमोबेश वही हाल है। क्यों? ताकि गौतम बुद्ध की वो वाणी दुनिया तक ना पहुंच सके। तो बाबा साहब ने वो जो कोशिश की थी उस कोशिश को भी कुचलने के लिए यहाँ नागपुर में आप बिल्कुल वही बात जो महाबोधि बुद्ध विहार में हो रही है वही बात आप यहाँ भी देख सकते हो। ये दोनों में कोई भी फर्क मुझे नजर नहीं आता। 1949 का कानून जो है वो रद्द करने के लिए क्या एक टेक्निकली ये है जो सुप्रीम कोर्ट में बोलो अपन दायर कर सकते हैं? नहीं, दायर है, लेकिन वो क्या मजबूती से लड़ी जाएगी या नहीं लड़ी जाएगी उसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि 2012 में केस फाइल हुआ था और मैं 2018 के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग 4 जजेस ने ही स्वयं बता दिया कि हमारे ऊपर दबाव है। उसके बाद से तो सुप्रीम कोर्ट दबाव रहित है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं बिल्कुल भी, जब तक कि कुछ इसके विपरीत घटना ना हो। क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कभी भी इस प्रकार से प्रेस के माध्यम से कभी भी नहीं बोले। तो अब आप लोग ये समझ सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है और सरकार आरएसएस और बीजेपी की है तो दबाव होगा तो किस तरफ होगा। तो 2018 में आखिरी ऑर्डर पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि इस केस का निस्तारण हम अब अगली हियरिंग में कर देंगे। लेकिन वो अगली हियरिंग 7 साल हो गए, आज तक नहीं आई। अगर आएगी भी तो मुझे डर यह है कि वो ठीक से केस नहीं लड़ा जाएगा। इसलिए सुमित रतन भंते साहब हैं, उन्होंने एक केस हमें दिया है डालने के लिए, और भी कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो हम एक मजबूत पिटीशन, ताकि हमारी बात सुनी जाए, कुछ ऐसे लोगों की बात सुन के ये मामला रफा दफा या इसका निस्तारण ना हो जाए या डिसमिस ना कर दिया जाए, उसकी भी हम जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात है। लेकिन
सबसे बड़ी ताकत, जो मैं बार बार इस बात को एज एन ईमान वाला अम्बेडकरवादी बोलता हूँ, अदालतों से हमें न्याय 20% मिलेगा। आज की तारीख में अगर हमें न्याय चाहिए तो 80% पीसफुल प्रोटेस्ट, संवैधानिक प्रोटेस्ट से होगा उसका समाधान, 20% अदालतों में भी होगा, क्योंकि अदालतों के ऊपर से जो दबाव है उसको हटाने के लिए भी एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन 80% इसमें सफलता की कुंजी आंदोलन है, और आंदोलन पूरे देश में अब हो रहा है, तो इसको अब कमजोर नहीं पड़ने देना है हम सब लोगों को मिलके। और मैं मुस्लिम समाज से ही नहीं, सभी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध तो हैं ही जो लगे हुए हैं, उन सबको मिलके, मुसलमानों को भी मिलके सबसे पहले हमें महाबोधि, ये जो बुद्ध विहार की जो एक लड़ाई नहीं, जो कब्जा है उसको छुड़वाना है। फिर बाकी सभी समुदायों के ऊपर भी, जो जैसे भी वक्फ एक्ट आ गया, आपने देखा है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं है? यही हम बता रहे थे मुसलमानों को भी, और अभी अब क्रिश्चियंस को बता रहे हैं, अभी हम सिखों को बता रहे हैं, यही आपके साथ होने वाला है, बस आने वाला है टाइम। तो हमें सबको मिलके पहली लड़ाई, जो देखिए, जो इस्लाम धर्म भी है उसने बुद्ध धर्म से कितनी बातें सीखी, क्रिश्चियनिटी का धर्म है उसने कितनी बातें बुद्ध धर्म से सीखी, तो हमारी मूलभूत जो शिक्षाएं हैं वो तो एक ही है ना। सिख धर्म ने भी इंसाफ बराबरी की बात जो है गौतम बुद्ध साहब से ही सीखी, तो कम से कम ये लोग सारे, और ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, ये सब तो शूद्र आमरण है ही, तो ये तो वैसे ही पैदाइशी ईमानदारी, बराबरी, इंसाफ तो इनके अंदर जीन्स में ही होती है। तो ये सब लोगों को मिलके ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बना के लड़ाई मिलके, यानी समविचारी जो है वो सभी ने मिलके ये आंदोलन महाबोधि महाविहार का लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ना पड़ेगा, अगर अपने गले में से फंदा उतारना है मनुवाद का, अगर आपको फिर दोबारा से जो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, वो आ गया है समय अब, मतलब वो ये समझ लीजिए कि अब इतनी दूर खड़ा है हमारे जो शूद्र ये वक्फ बोर्ड तो अभी हुआ है, जो मैं उससे भी बड़ी बात बता रहा हूँ, अभी मुसलमानों की तो दिमाग ठीक हो चुका है, और क्रिश्चियंस का और सिखों का भी ऑलमोस्ट हो चुका है। बुद्धिस्ट समाज का तो दिमाग सबसे पहले ठीक हो गया था ना, कोई गलत फहमी नहीं थी उन्हें बाबा साहब के समय से। हम लोगों को थोड़ी थोड़ी गलत फहमी थी, वो दूर हो गई। और शेड्यूल कास्ट समाज की दूरी जो दिमाग में जो असमझ था वो भी, और ट्राइबल्स के दिमाग से भी। एक थोड़ा हमारे ओबीसी समाज जो शूद्र समाज से आते हैं, ये मनुवादी मानसिकता के हिसाब से, हमारे तो भाई हैं वो, हम हमारे लिए तो सब बराबर होते, तो उनके दिमाग में जो थोड़ा, उनके जो जितने विचारक हैं, जितने उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो तो सब आपको यहाँ मिलेंगे इस आंदोलन में। तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे देश का है ये महाबोधि बुद्ध विहार जो है, उसको आजाद कराना, वो हमारे सबसे बड़ी जीत होगी। और उसके बाद छोटे छोटी जो जीत है ना, जो ये वक्फ एक्ट आया है, जो क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो पैसा एक्ट आया, बदमाशी वाले सारे, बेईमानी वाले, वो सब अपने आप, इसकी जो आंधी चलेगी ना उसमें सब बह जाएंगे। और जो अम्बेडकरवाद है, जो संविधानवाद है, वो एस्टेब्लिश करने के लिए ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ा आंदोलन। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में हो, और सुप्रीम कोर्ट में आप कई सालों से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्या लगता है आपको अभी जो न्याय व्यवस्था है, हमें न्याय व्यवस्था पे विश्वास भी करना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि महाबोधि महाविहार का जो, अगर हम लाखों की तादाद में अगर पिटीशन डालते हैं तो क्या न्याय मिल पाएगा? नहीं, लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करें, पिटीशन भी डालें और प्रोटेस्ट भी करें साथ साथ। महाबोधि महाविहार का सबसे बड़ा आंदोलन का 80% मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये आंदोलन चाहे गोली चले, लाठी चलाए मनुवादी, पुलिस के सड़क पे उतर के करना पड़ेगा, सड़क पे ही रहना है। गौतम बुद्ध ने क्या सिखाया था? वो कोई महल छोड़ के कहाँ आना है? यही तो बुनियादी शिक्षा क्या है। अब वही शिक्षा को अगर आप पकड़ लोगे तो फिर जीत ही जीत है, फिर कोई सामने है ही नहीं ना हमारे। नहीं, लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने तो हमें शांति का मार्ग बताया है, और हम क्रांति कर बैठेंगे तो संदेश क्या जाएगा? देखिए, मैंने आपको शायद आपने सुना नहीं, संवैधानिक रूप से पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात की। हमारे गौतम बुद्ध ने हमें क्या सिखाया कि शांतिपूर्ण ढंग से न्याय लेना है। क्रांति शांतिपूर्ण ढंग से ही तो लाई, बात से तो लाई ना, कोई तलवार से थोड़ी लाई थी, ये बात से ही। हम थोड़ी कह रहे हैं कि गोली हम चलाएंगे, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से खड़े रहेंगे, डरेंगे नहीं। ये तो मनुवाद जो है आज से थोड़ी, 84,000 बुद्ध विहार कहाँ गए, कहाँ गए है ना? सब सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके ही तो है।
ये तो कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं है, थोड़ा सा ही तो चेंज करना है। वो तो सब बुद्ध विहार ही है ना सारे, 84,000 से ज्यादा तो आइडेंटिफाइड हैं सारे। तो वो वापस लेने का तरीका भी गौतम बुद्ध साहब के रास्ते से चल के शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक और शांति के मार्ग से ले सकते हैं। मुझे हालांकि ये, क्योंकि मैं बहुजन समाज से आता हूँ, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के समाज से आता हूँ, ये मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जो भी कार्य होगा संविधानिक ही होगा। ये तो हमारे अंदर है ना, हम कुछ भी करेंगे। कुछ एजेंट हो सकते हैं हमारे जो RSS के टच में है, वो इसके विरुद्ध जाके काम कर सकते हैं। ये जो बैकफुट पे डालते हैं ना, मैं मनुवादी शांतिपूर्ण ढंग से भी कहने का, हमारा हर कार्य गौतम बुद्ध के मार्ग से ही होगा। अटैक तो वो करेंगे, गोली तो वो चलाएंगे, आपके अंदर जो लड़ाई तो वो कराएंगे, हमला तो वो करेंगे। हमें गौतम बुद्ध के मार्ग से, गौतम बुद्ध ने हमें निर्भीकता भी सिखाई, डरे बिना खड़े रहना है। हाँ, हमारी छातियां हैं, तुम गोली चलाओ तब भी हम शांति प्रिय ढंग से ही रहेंगे, हम कुछ जवाब ही नहीं देंगे, लेकिन जीतेंगे हम ही, ये बात तय है। तो इसको बार बार कहना ही उचित नहीं है। मुझे अपने आप शर्म आती है अगर मैं कभी एक्सप्लेनेशन देना भी पड़ता है मुझे, लेकिन अपने लोगों को समझाने के लिए देना पड़ता है। हम जो भी करेंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से ही होगा, हम कभी अशांति कर ही नहीं सकते, ये हमारे नेचर में नहीं। जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी बौद्ध राष्ट्र में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बौद्ध के धरती से आया हूँ। अभी हाल ही में नागपुर में आए हो दीक्षा भूमि में, तो दीक्षा भूमि कमेटी ने भी उन्हें महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के ताबे में देना चाहिए, इसलिए निवेदन भी दिया। ईमान वाला अम्बेडकरवादी होने के नाते कुछ विश्लेषण किया। RSS और BJP का जितना बड़ा नेता होगा उतना बड़ा वो झूठ बोलेगा, कभी सच बोल ही नहीं पाएगा। ये उनकी बुनियादी ट्रेनिंग है। तो मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी जो भी बोले, ये एक फॉर्मूला मैंने बना के सब हमारे बहुजन समाज के लोगों को दे रखा है, उसके आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए, तब आपको उनकी असली भावना समझ में आएगी। तो अब आप, अगर वो पॉजिटिव लग रहे थे तो इसका मतलब, मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। वो इसका नुकसान करने के लिए और प्लान बना रहे होंगे, इसलिए सकारात्मक अगर आपको लग रही है तो वो इस वजह से होगी। बिहार के इलेक्शन भी है ना अभी, वो देखिए, फिर मैं आपको धोखा देने के लिए वो कुछ भी बोले, ना लगा के पढ़ना है ना, उस जो बोले उसका उल्टा सही है। अगर वो गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं जाके तो उनकी मजबूरी है, अगर वो मनुवाद का नाम लेंगे तो फिर मेरे ख्याल से जो वो लोग भीड़ इकट्ठी करके लेके जाते हैं ना, उनमें से भी कुछ लोग जूते फेंक सकते हैं उनके ऊपर, तो उससे बचना नहीं है। इसीलिए जब ऐसी जगह जाना है जहां जूते पड़ सकते हैं अपनी विचार के बारे में, तो मनुवाद के बारे में बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे। बाहर तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो अब जूते से बचने के लिए तो नाम लेना है किसका, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, अब गौतम बुद्ध का नाम लेना है, तो वो तो उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये बात मेरा मैं फिर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ आपसे। अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के ताबे में ही होना चाहिए। अभी बौद्धों के ताबे में अगर महाबोधि महाविहार चाहिए तो किस मार्ग से मिलेगा? फिर मैं यही सवाल मैं आपसे कर, वही मार्ग है, एक आंदोलन होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए, जो रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही मैंने आंदोलन बोला, यानी कि इसको समझ जाइए पीसफुल और संवैधानिक ढंग से, जनता की अदालत में, जनता ही है सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी। मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होने के बावजूद ये बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस देश की जनता के नौकर है, चीफ जस्टिस साहब भी, बाकी सब जज भी, और उनके नीचे भी जितने जजेस हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट है ना। पब्लिक कौन है? हम, वो हमारे नौकर। जनता की अदालत में तो नौकर नहीं, नौकर को सही काम कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मालिक की। ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नौकर हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मालिक आके, कभी भी कोई भी मालिक आके देख सके। तो ये देखने का कॉन्सेप्ट यही है कि जब इसकी सुनवाई भी हो, तो मेरा ऐसा मानना है पूरे देश में अगर ये ऑनलाइन टेलीकास्ट होगी तो देखे जाए, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो कुछ हमारी जनसंख्या का कुछ 0.01% तो आके खड़ा ही रहे, मतलब 10-1 लाख लोग तो खड़े ही रहे वहां पे। मेरा ऐसा मानना है, जो होना चाहिए और होगा भी। हमें जो आंदोलन चल रहा है ना, जब भी इसकी सुनवाई आए तो कम से कम 10 लाख लोगों को दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आना चाहिए, और इसकी हम पूरी व्यवस्था भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि जैसे किसानों को रोक दिया गया वैसे ना रोका जाए, क्योंकि देखिए 10 लाख लोग तो दिल्ली के अंदर से भी हो सकते हैं ना, इतने तो बाबा साहब ज्यादा भी आ सकते हैं। हाँ, तो लेकिन 10 लाख तो आने ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सक्सेस
तुरंत हो जाएगी। निश्चित ही महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है अभी तीव्र होते नजर आ रहा है। तीव्र बोलने से संवैधानिक मार्ग से तीव्र होते नजर आ रहा है। महमूद सर ने कहा है कि ये जो आंदोलन है अभी रास्ते पे उतरना जरूरी है। संवैधानिक मार्ग से ये आंदोलन करना बहुत जरूरी है। और खास बात यह है कि दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा जो बौद्ध अनुयायी है वो दिल्ली में पहुंचकर ये आंदोलन को संवैधानिक मार्ग से तीव्र करना चाहिए। बौद्ध अनुयायी कौन है? जो भी इंसाफ, बराबरी, बंधुता ये सबको मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि देखिए हमारे धर्म में, मुझे ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ी ताकि लोग इस गलतफहमी में ना हो जाएं कि जो बुद्ध धर्म को वैसे मान रहे हैं वही गौतम बुद्ध को मानते हैं। मैं एक मुस्लिम होकर भी गौतम बुद्ध की सारी प्रीचिंग्स को, इंसाफ, बराबरी को मानता हूं। तो सभी लोग जो इंसाफ, बराबरी, जो संवैधानिक हमारी मूलभूत भावना है ना, उसको मानने वाले हैं, वो सब गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं। तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, SC, ST, OBC सभी लोग आए। मेरा मतलब वो है, बुद्ध को मानने वाले हम सब है। निश्चित ही SC, ST, OBC, क्रिश्चियन, मुस्लिम बांधव ये सब मिलकर महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो संवैधानिक मार्ग से करे और बौद्धों के ताबे में ये महाबोधि महाविहार दे, ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद सर उन्होंने कहा है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।